बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 का। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो वी आर गिवन के देयर इज़ अ लैडर, ठीक है, और लैडर इज़ प्लेस्ड बिसाइड अ वॉल, और वॉल और यहाँ पे ये फ्लोर है, ठीक है। तो फ्लोर के साथ जो वो कहते हैं कि जो एंगल बना रहा है लैडर वो 70 डिग्री का है, और वो कहते हैं कि जो लैडर है उसकी लेंथ 4 मीटर है टोटल। आप देख सकते हैं लेंथ उसकी 4 मीटर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो लैडर प्लेस्ड है तो लैडर फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो एज अ रिएक्शन फ्लोर ऑन द लैडर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर है वो हमने फाइंड करनी है, जिसे हम एफ जी कह रहे हैं, यानी फोर्स बाय द ग्राउंड, ठीक है। तो एक तो हमने एफ जी फाइंड करना है, फोर्स बाय द ग्राउंड, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइंड करना है फोर्स बाय द वॉल ऑन द लैडर, ठीक है। ये दो फोर्सेस आपको कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड देम। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यानी क्योंकि ये फोर्सेस से रिलेटेड है तो हम सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज़ इक्वल टू 0, और इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। तो अब जब भी हम अप्लाई करते हैं ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमें एक तो ये है कि जो डायग्राम है उसके अंदर सारी फोर्सेस का भी पता होना चाहिए, और इसके अलावा हमें पिवट पॉइंट का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस लैडर के कुछ पॉइंट्स को नेम करते हैं, ठीक है। तो देखें ये लैडर आप देख सकते हैं कि 4 मीटर इसकी लेंथ है। तो लेट सपोज मैं इसके इस पॉइंट को कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसके हाफ को सी कह दूँ, लेट सपोज ये सी इसका क्या है, हाफ है, तो हाफ तक अगर आप इसे कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 2 मीटर, क्योंकि हाफ है, और रिमेनिंग पार्ट भी 2 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मीटर तो इसके रिमेनिंग पार्ट की आपके पास जो है वो लेंथ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि लैडर है, लैडर का सेंटर जो है वो सी है, तो हमेशा सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मीन्स यहाँ पे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये इसका वेट है, वेट हमें गिवन है लैडर का 120 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि यानी अब यहाँ पे ये जो फोर्स है एफ जी, ज़ाहिर बात है ये 70 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट मैं ये बना लेता हूँ, इसको कहते हैं एफ, यानी इसको आप बेशक कह लें एफ जी एक्स, ठीक है, एफ जी का एक्स कंपोनेंट है, और इसी तरह एक ये कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एफ जी वाई। क्लियर? तो ये तो आपके पास कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा, तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो सारी फोर्सेस आ चुकी हैं। ये जो ऊपर वाली फोर्स है इसमें तो एक ही कंपोनेंट है ना, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, सो वी नीड नॉट टू डिवाइड इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है पिवट पॉइंट अब हम जहाँ जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उनमें से किसी भी पॉइंट को कर सकते हैं, कि हम ए को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी को भी, और बी को भी कर सकते हैं। तो हम बेहतर ये है कि पिवट पॉइंट वो सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे अननोन फोर्सेस ज़्यादा हों, ठीक है। तो आपको पता है अननोन फोर्सेस यहाँ ए पॉइंट पर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जी एक्स और जी वाई दोनों अननोन है, तो लिहाजा हम ए पॉइंट को पिवट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लें सेलेक्ट पिवट पॉइंट ए, ठीक है। तो पिवट पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने सिंपल इस ए पॉइंट की बेस के ऊपर देखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स कौन सी हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स कौन सी हैं। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और पॉइंट्स को भी यहाँ पे नेम करूँगा, उससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
तो देखें, एक तो ये कि जो आपने एफ जी वाई बनाया है इसको आप डॉटेड लाइन ज़रा बनाएं ऊपर की तरफ, ठीक है। और दूसरा आप ये काम करें कि जहाँ पे ये टच होगा, ठीक है, इसको लेट सपोज मैं पॉइंट एफ कह देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये जो फोर्स टच हो रही है इस सी यानी वेट के साथ, इसको आप पॉइंट डी कह दें, यानी ए बी सी डी, इस पॉइंट को आप ई कह दें और ये पॉइंट एफ हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया ये अभी आपको समझ आएगी। अच्छा, तो अब ए हमारा पिवट पॉइंट है। अब आप खुद सोचें, अगर ए पिवट पॉइंट है, ठीक है, तो हमने यानी दोनों फोर्सेस का देखना है ना कि कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप, ये लैडर है, वेट डाउनवर्ड है, ठीक है, तो अगर डाउनवर्ड वेट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये लैडर किस तरह घूमेगा, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये देखें ना, ये पिवट है, वेट डाउनवर्ड है, तो अगर डाउनवर्ड वेट इस पे अप्लाई होगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब है कि जो सी पॉइंट पे जो यानी वेट वाली फोर्स है, ठीक है, ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टॉ सी, ठीक है, क्लॉकवाइज के नीचे लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर आप बी पॉइंट की टॉर्क देखें, अगेन ए हमारा पिवट पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो टॉर्क है वो हॉरिजॉन्टल है। तो अब आप खुद सोचें, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये रोटेट होगा ना। तो इस तरह रोटेट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है टॉप बी जो है वो बी पॉइंट का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपने टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करना है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, ठीक है। तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, सी का देखें, सी का ए से जो डिस्टेंस है उसको आपने मोमेंट आर्म कहना है। लेकिन सी से अब आप कहेंगे 2 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन ये मोमेंट आर्म नहीं है, ठीक है। क्यों मोमेंट आर्म नहीं है, आपको पता है मोमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी ये फोर्स है W, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो अगर मैं सी का ए से डिस्टेंस लूँ तो फोर्स के साथ ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री नहीं बन रहा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये देखें। अगर मैं ए डी को मोमेंट आर्म कंसिडर करूँगा तो वेट के साथ उसका एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा मोमेंट आर्म ए डी है, ठीक है, ए डी मल्टीप्लाई बाय द फोर्स यानी कि जो वेट है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया यानी मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। अगेन क्यों ए सी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी ए का जो डिस्टेंस जो एंगल है विद द वेट वो 90 डिग्री नहीं है, इट मस्ट बी 90 डिग्री, ये मोमेंट आर्म की डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब बी पॉइंट का देखें, अगर अब मैं बी का ए से डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहता हूँ तो ये इस फोर्स के साथ अगेन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, ठीक है। तो मैं बी से ए के बजाय, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये है ना, इसलिए मैंने इसको इतना लॉन्ग बनाया। तो हम बी ए के बजाय मोमेंट आर्म किसे कहेंगे, ए एफ को, क्योंकि ए एफ का देखें ना ये एंगल क्या बन रहा है फोर्स के साथ 90 डिग्री। तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि ए एफ मल्टीप्लाई जो फोर्स है यानी कि एफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास है वो ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमें ए डी की और ए एफ की इन दोनों की वैल्यूज़ पता करनी है कि वो किसके इक्वल है। तो ए डी को हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल है, ए डी हम कहते हैं यहाँ पर इक्वल है ए सी कॉस थीटा की, ठीक है। अब ये किस तरह देखें, पहले मैं आपको वैसे बता दूँ। देखें, जिस तरीके से अगर आप एक वेक्टर होता है ए, ठीक है, और वो कोई एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो उसके दो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं ना, एक ये होता है जिसे हम ए एक्स कहते हैं और एक ये होता है जिसे हम ए वाई कहते हैं, ठीक है। तो अब ए एक्स किसकी इक्वल होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हम कहते हैं ये जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और इसी तरह ए वाई को हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए साइन थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इस ए सी की साइड को जैसे लाइक अ वेक्टर कंसिडर करूं तो ये जो ए डी है ये इक्वल हो जाएगा ए सी कॉस थीटा के, समझिए, मतलब कि ये उसका एक किस्म का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल। तो ए डी जो है
वो बेसिकली इक्वल है ए सी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर है 70, तो कॉस 70 मल्टीप्लाई बाय द डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ए एफ। अब हमने ए एफ का भी इसी तरह देखना है, तो देखें अब ए एफ हमारे पास ये कंपोनेंट है, तो पहले तो आप देख लें ए एफ और बी ई दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो मैं ए एफ की जगह लिख लेता हूँ बी ई मल्टीप्लाई एफ डब्ल्यू, ठीक है। अब बी ई किस तरह, जिस तरह भी मैंने आपको यहाँ पे ये बताया ना कि ये वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा वर्टिकल ए साइन थीटा, तो अगर ये ए बी है ए बी, तो ये कंप्लीट ए ई उसका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और बी ई क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा, और थीटा अगेन उतना ही है 70 है मल्टीप्लाई एफ डब्ल्यू, ठीक है। तो बस ये इसमें ज़रा मुश्किल पार्ट था, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई, बाकी सेम है, मैं वही दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक। ओके, तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, मसलन ए सी किसकी इक्वल है, ए सी आपको पता है 2 की इक्वल है कॉस 70 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से आप ए बी की वैल्यू पुट करें विच इज़ इक्वल टू 4 साइन 70 मल्टीप्लाई एफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप वेट की वैल्यू पुट करेंगे 2 कॉस 70 मल्टीप्लाई वेट है 120 और इज़ इक्वल टू 4 साइन 70 मल्टीप्लाई एफ डब्ल्यू। तो अब आप ज़ाहिर बात है इन सारे टर्म्स को सॉल्व करें, इसमें से एफ डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो इक्वल आएगा आपके पास 21.8 न्यूटन के, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू। तो क्योंकि हमने तो अब एक चीज़ फाइंड कर ली है दैट इज़ एफ डब्ल्यू, हमने अभी क्या फाइंड करना था एफ जी भी फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें भी फिर आगे दो कंडीशंस हैं, एक है सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 और एक सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने पहले देखना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में देखें कौन सी फोर्सेस हैं, एक एफ जी एक्स है, ठीक है, और एक ये एफ डब्ल्यू है। तो क्योंकि एफ जी एक्स की डायरेक्शन राइट की तरफ है, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, एफ डब्ल्यू की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ है, तो उसको माइनस रखेंगे। तो आप देखेंगे एफ जी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। तो एफ जी एक्स किसकी इक्वल आ गया, एफ जी एक्स इक्वल आ जाएगा एफ डब्ल्यू के विच इज़ इक्वल टू वट 21.8 न्यूटन, ठीक है। तो एफ जी एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब आपने फाइंड करना है नेक्स्ट सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर भी हमारे पास बेसिकली दो, यानी आपने देखना है फोर्सेस हैं। अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस में एक एफ जी वाई है जो वर्टिकल है, और एक ये जो वेट है ये भी है। तो क्योंकि एफ जी वाई अपवर्ड है, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, वेट डाउनवर्ड है, इसको माइनस रखेंगे। तो आप लिखेंगे ठीक है एफ जी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एफ जी वाई है वो एफ डब्ल्यू की इक्वल आ जाएगा, और एफ डब्ल्यू खुद किसकी इक्वल है, यानी एफ जी वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, एफ जी वाई माइनस डब्ल्यू है, और फिर सारी बात है माइनस डब्ल्यू उधर जाएगा तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एफ जी वाई डब्ल्यू की ही इक्वल है, सॉरी। तो डब्ल्यू आपके पास किसकी इक्वल है 120 न्यूटन की, ठीक है। तो एफ जी एक्स एक्स कंपोनेंट 21.8 आ गया, वाई कंपोनेंट 120 आ गया। तो अब हम करनी है उसमें पुट करेंगे। ओके, तो फोर्स का हमारे पास यानी जो फार्मूला होता है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का वो होता है एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ जी एक्स स्क्वायर प्लस एफ जी वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है।
तो जब आप दोनों वैल्यूज़ पुट करें इसमें, एफ जी एक्स की वैल्यू 321.8 होल स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर, इसको प्लस करके इसका अंडर रूट करेंगे, द आंसर विल बी इक्वल टू अबाउट 121.96 न्यूटन, विच इज़ approximately equal to 122 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेड फोर्स। बेसिकली इसको हम एफ जी कह रहे थे, यही हमने फाइंड करनी थी। ओके, सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है।